तो गाइस इस वीडियो पर 1000 लाइक एंड 100 कमेंट्स करवा दीजिए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी उस पेंटिंग को ले लेता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल दूं तो क्या होगा। लेकिन जब वह इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी उसका मास्टर उसे बुलाने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया, क्या तुम वाकई में इसी पेंटिंग को लेने वाले हो। ये बात सुनने के बाद एमसी भी काफी खुश होते हुए अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इनाम के तौर पर इस पेंटिंग को लेना चाहूंगा, क्योंकि इस पेंटिंग की जो आर्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है और इसकी आर्ट बहुत ज्यादा अननोन है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पेंटिंग है वो किसी फेमस आर्टिस्ट के द्वारा भी बनाई जा सकती है। ये जो पेंटिंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि भले ही तुम्हें ये पेंटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये तुम्हारे किसी भी तरीके से प्रैक्टिस में काम आए। अगर तुम जूनमिंग और ले लेते हो तो और या फिर तुम ड्रैगन बोन वाइप ले लेते हो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर चॉइस नहीं रहेगी क्या। ये कहते कहते वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि अगर इसने जुआनमिंग और ले लिया तो मैं उससे अपनी दूरी नहीं बना सकता, लेकिन मैं अपने इस डिसिपल को इस तरीके से छोटी मोटी पेंटिंग भी तो नहीं ले जाने दे सकता गिफ्ट के तौर पर, वरना बाकी के जितने भी लोग हैं उनको इस बारे में पता चला था वो लोग तो मुझे बस ऐसा समझेंगे जैसे कि मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ और मैंने ऐसे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये सारे के सारे इतनी ज्यादा सिचुएशन जब हमारा एमसी देखता है तो वो कहने लगता है कि मास्टर, आपको इतनी ज्यादा हेजिटेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जो चाहे वो ले जा सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि भविष्य में तुम इस बात को लेकर पछताना मत। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मास्टर, मैंने तो इस बात के बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो जी यू है वो आर्टिस्टिक चीजों को काफी ज्यादा पसंद करता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस पेंटिंग को लेकर वो अपने कमरे में आ गया होता है और इसे टेबल पर रखकर मन में सोचते हुए कहते हुए बुरे लगता है कि ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को उस जगह पर काफी समय से रखा हुआ था, इसी के कारण इसके पूरे के पूरे पेंटिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा धूल जम चुकी है। अब लगता है इसी कारण से इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है कोई भी इसको जानने में नाकामयाब रहा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अब जबकि हमारा एमसी उस पेंटिंग को अपने घर पर लेकर आ चुका है तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सबसे पहले तो उस पेंटिंग में डालने लगता है और उस पेंटिंग में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के बाद वह काफी खुश होता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, जो फ्लक्चुएशन इसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी की निकलने में लगी हुई है उससे साफ साफ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पेंटिंग है नहीं। और उस पेंटिंग में इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पेंटिंग जिंदा हो। और ये चीज जब हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उस पेंटिंग को सुरक्षित बचाने के लिए जिसने भी उस पेंटिंग को बनाया है या फिर वहां पर रखा है, उसने इस पेंटिंग पर 24 लेयर्स की बैरियर बनाकर रखा हुआ है ताकि वो इस पेंटिंग के असली राज को छुपा कर रख सके। जिसको देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये तो 24 बैरियर मैजिक वेपन है और बताने लगता है कि इस तरीके के जो फर्स्ट ऑर्डर के मैजिक वेपन होते हैं उसमें 27 लेयर्स होती हैं और कोई भी ऑर्डर उससे ज्यादा होता है या फिर इनिशियल होती है 27 लेयर्स, वो मिड टायर का मैजिक वेपन कहलाता है। और जो भी 54 से ज्यादा की चली जाती हैं वो हाई क्वालिटी का वेपन कहलाता है। भले ही इसे देखकर ये पता चलता है कि ये एक लो टायर मैजिक वेपन है, लेकिन इसकी जो स्किल्स है वो गोल्डन सिल्क डैगर है ना जो मेरे पास, उससे काफी ज्यादा बेटर है। अगर हम इस तरीके से इस पेंटिंग को देखें तो ये मेरे मास्टर की स्टोरेज में उस कबाड़ में पड़ी रहती पूरी जिंदगी भर। अब जबकि ये मेरे हाथों में आ चुकी है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल चीज है पूरे की पूरे उस कबाड़ में से। और तभी वो उस बैरियर को तोड़ने लगता है ताकि वो उस पेंटिंग को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और जैसे ही हमारा एमसी उस बैरियर को तोड़ने लगता है तो उस पेंटिंग में से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसमें जो पेंटिंग्स में जो बर्ड्स, ह्यूमंस बीइंग, जो भी पेंटिंग में बना हुआ था वो सब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बाहर जिंदा हो जाता है। और जब ऐसा होते हुए उसका लिटिल डॉग देखता है तो वो काफी ज्यादा घबराता है और कपकपाते हुए वो उस पर भौंकने लगता है और चिल्लाने लगता है। और जब हमारा एमसी उस डॉग को इतना ज्यादा डरावना डरते हुए देखने लगता है तो सबसे पहले वो उस बर्ड को वापस से उस पेंटिंग में बुला लेता है ताकि वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा सके और किसी को भी ना डराए और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। और उसके अंदर डालने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही ये जो चीज है वो रियल फॉर्म ना हो, लेकिन इसकी जो पावर है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और जब मैं वर्ल्ड में जाऊंगा तब इसकी जो पावर है, इसकी जो पोटेंशियल है, मैं इसको जरूर चेक करूंगा एक ना एक दिन। और अभी की जितने मेरी बॉडी के अंदर अभी जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 2 हॉक्स को बुला सकता हूँ। और अगर मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ तो शायद जो स्वॉर्ड्समैन इसमें बना हुआ है मैं उसे भी समन कर सकता हूँ। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि मेरे जो मास्टर हैं वो कभी भी इमोर्टली आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ में, और इस ट्रेजर की असली पहचान, असली कीमत वो जान नहीं सकते। मेरे लिए तो वाकई में ये बहुत ही ज्यादा लक्की चीज है। दूसरी तरफ जो डॉग होता है उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा घुर्राने में लगा हुआ होता है, भौंकने में लगा हुआ होता है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा है इतनी ज्यादा पेंटिंग को देखकर।
तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो उस पेंटिंग को वापस रख देता है और वो उस डॉग की तरफ घूरने लगता है, जिससे कि वो डॉग वहीं पर शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता उसके बाद। तभी क्विंगी हार्बर का सीन दिखाया जाता है, वहां पर बारिश हो रही है और उसी बारिश के दौरान जो एल्डर लिए होते हैं वो वहां से जाते हुए इससे कह रहे होते हैं कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा सेक्ट लीडर। जब एक बार मैं वुजिंग काउंटी में पहुंच जाऊंगा तब मैं जो पिल्स जो कोर लेकर गया हूँ ना उस स्नेक डीमन का, उसकी पिल्स जैसे ही बन जाएंगी उसके बाद मैं आप तक उस पिल्स को जरूर पहुंचा दूंगा। तभी जो मास्टर होता है उसका, हमारे एमसी का, वो उससे कहने लगता है कि तुम एल्डर निये पर भरोसा कर सकते हो, और खुद भी कहने लगता है कि हाँ मुझे ही भरोसा है कि ये पिल जरूर पहुंचा देंगे, वो भी समय पर। तभी एल्डर निये जाते जाते वो बाईजिए यानी कि हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। तभी उसका मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है कि अब तुम्हें तुम्हें भी अपनी वुजियांग काउंटी की जो ट्रिप है उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, मैं तैयार हो जाता हूँ। और जब वे वहां से जाने लगता है तभी हमारे एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और वहां पर जाते हुए शिप को देखने लगता है। और जब उस शिप को देखता है तो उस फ्लैग को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वे एक ऑफिशियल की शिप थी। ये देखने के बाद उसका मास्टर उसे कहने लगता है कि गार्डियन, आखिरकार आप इस हार्बर पर क्यों आए हुए हो, वो भी इतने ज्यादा खराब मौसम में जहाँ पर बारिश होने में लगी हुई है। तभी जो गार्ड होता है वो हमारे एमसी के जो मास्टर है उससे कहने लगता है कि सेक लीडर लियो, यहाँ पर जो न्यू ऑफिशियल्स है वो आ चुके हैं। ये नेचुरल सी बात है कि हम लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए जरूर आएंगे। ये बात सुनने के बाद सेक्स मास्टर सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या ऑफिशियल्स, लेकिन जो सेक्रेटरी ली थे वो अभी अभी न्यूली अपॉइंटेड नहीं हुए हैं यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद वह गार्ड उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अब जबकि ब्रदर लियू यहाँ पर और मतलब आ ही चुके हैं तो हम दोनों मिलकर उन्हें ग्रीट क्यों नहीं करते और उनका स्वागत क्यों नहीं करते। तभी वहां पर पीछे कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, बाकी के एल्डर्स, वो आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये हुआ जो चांग शेंगजुन है वो इस शिप में से एक बंदा था ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह एस्कॉर्ट किया जा सके। लगता है कि इस बार जो बंदा यहाँ पर आने में लगा हुआ है मास्टर ली उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तभी दूसरा बंदा ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि हमारा जो दुश्मन है हमें नहीं पता कि आखिरकार उसके हमारे दुश्मन ने डेडली वेपन यहाँ पर लेकर आए हैं या पर नहीं। अगर ये लाए हैं तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि हमें उनसे निपटना होगा जल्द से जल्द। तभी हमारे एमसी का मास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि जो सेक्रेटरी ली है वो कैसे हैं, और इंसान होने के नाते मैं समझ सकता हूँ और मुझे ऐसा डाउट भी हो रहा है, ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि कहीं वो ऐसा कुछ तो प्लानिंग नहीं करने में लगे हुए जिससे कि हमारा जो बर्निंग सन सेक्ट है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। अगर उन्होंने हमें ऑर्डर किया कि उन डाकुओं को सरप्राइज करने में उनकी मदद करो तो हम सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तभी उस शिप में से हमें किसी को उतरते हुए दिखाया जाता है और वह दोनों के दोनों सामने जाकर उसका इंतजार करने लगते हैं। और वहां पर एक बंदा आता है और कई सारे गार्ड्स आ रहे होते हैं और एक अम्ब्रेला के नीचे एक बंदा होता है जिससे हमें पता चलता है कि यही बंदा एक ऑफिशियल होगा, इसके ड्रेस से ही पता चल गया। और हमें इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये बंदा ली जियून है, क्योंकि सिटी का न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी। जब हमारा एमसी इसको देखने लगता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा तो ली फैमिली का सेकंड बेटा है जो कि यहाँ से इनिशियली भाग गया था बचकर। अभी देखकर तो इसको ऐसा लगता है कि ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है, कंप्लीटली डिफरेंट है पहले के मुकाबले में। तभी एक एल्डर उसको देखने के बाद मन में सोचते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो सेक्रेटरी ली है उसके पीछे कौन है, क्या ये बंदा डीपर हैंड ली हुई है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी एल्डर उसे बताता है कि जो पीछे बंदा देखो जैसे किसी की हाउसकीपर जैसा दिखने में लगा हुआ है दूर से देखने में, लेकिन इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि सेक्रेटरी ली इसे जीतने में कामयाब रहेंगे और इसे अपने साथ ले आएंगे। इनिशियली देखा जाए तो ये बंदा तुम्हारे मास्टर के अंडर में था, लेकिन उसकी जो डिवाइन एंटेंगल हैंड है और डिपर हैंड, इस पूरे के पूरे वुजियांग काउंटी में ये दो टेक्निक्स लेजेंड की तरह जानी जाती हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होता है और सोचने लगते हैं, कहने लगता है वाकई में मास्टर के साथ। तब भी वो गार्ड आता है और उससे कहने लगता है कि ऑफिशियल यांग जेंग लिंग आपका स्वागत करता है मास्टर ली, और सभी के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसका स्वागत करने लगते हैं। तभी जो ली होता है वो उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, इतना ज्यादा भब्बर मचाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी तरफ से था। तभी वह गार्ड सभी को इंट्रोड्यूस कराता है, उससे कहने लगता है कि मास्टर ली, ये जो बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है वो जिंगजी यूनियन का चेयरमैन है जांग तो, और ये जू कास्टल के क्लैन लीडर है जू, और ये सेक्ट लीडर है बर्निंग सनसेट के सेक्ट लीडर लियू। ये बात सुनने के बाद वो ली किससे कहने लगता है कि मैं इन जेंटलमैन को जानता हूँ, आखिरकार मैं भी तो क्विंगी टाउन से बिलोंग करता था और मेरे यहाँ पर आने के कारण मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ मैं अपने फादर का बदला लेने के लिए, और यहाँ पर जितने भी गोस्ट हेड बंदित के लोग हैं सभी को इरिटेट करने के लिए, पूरी तरीके से साफ करने के लिए मैं ली जुन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करोगे और मैं आप पर डिपेंड रहूंगा और मेरे टास्क को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगे। ये बात सुनने के बाद वह गार्ड उससे कहने लगता है कि जैसा कि आप जानती हो कि ये हमारे क्विंगी के कैंसर के बराबर है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो पूरे के पूरे हमारे क्विंगी टाउन में 10 सालों से कब्जा बनाकर बैठा हुआ है। अब लगता है कि हमें उनसे निपटने का समय आ चुका है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा भी यही कहता है कि इस बार मास्टर ली हमें लीड करने में लगे हुए हैं तो हम लोग पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो ली उससे कहने लगता है सेक्ट लीडर ली, जो बर्निंग सन सेक्ट है वो यहाँ पर बिगेस्ट लोकल सेक्ट है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस टाउन के दुश्मनों के इस तरीके से खुला नहीं घूमने दे सकते और आप भी हमारी मदद करोगे। ये बात सुनने के बाद हमारे सेक्ट लीडर के पास कोई भी चारा नहीं बचता और कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि हम लोग भी ऐसा नहीं करने वाले, चिंता मत कीजिए मास्टर ली। हमारा जो सेक्ट है वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ आपकी मदद करेगा। यह बात सुनने के बाद बुली काफी खुश होता है और एक लेटर उसे देते हुए उससे कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि जो लीडर ल्यू है, सेक्ट लीडर ल्यू है, वो एग्री हो चुकी है मेरी बात को लेकर। लेकिन हाँ, मेरे को एक बात याद आई कि मुझे ये लेटर तुम्हें देना था, क्योंकि सेक्ट लीडर जियांग के द्वारा आपको भेजा गया था ताकि मैं सेक्ट लीडर ल्यू को दे सकूं ये लेटर। अब जबकि मैं आपसे यहीं पर मिल चुका हूँ सेक्ट लीडर ल्यू, तो मैं ये जो लेटर है वो डायरेक्टली आपको पास करना चाहता हूँ, अपने हाथों से हैंड टू हैंड देना चाहता हूँ। और जैसे ही हमारा सेक्ट लीडर उस लेटर को देख कर पढ़ता है तो वो काफी सब पसीना पसीना हो जाता है सरप्राइज के मारे। और अगले ही पल हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जाने पे लगा होता है और जाते जाते मन में वो एक लगता है कि मुझे भी अभी यहीं पर एक इस जर्नी पर जाना होगा। जिन लोगों के पास मैं जा रहा हूँ जरूरी उन लोगों को ओल्ड सर लुओ ने भेजा होगा, यानी कि कुछ बुड्ढे बंदे ने जिसने उसकी मदद की थी। और उस बुड्ढे की मदद करने के लिए वो उस पर पहुंच जाता है, तभी उसका सर्वेंट बाहर आता है और वो उसे लगता है कि यंग हीरो बाय कि ओल्ड सर लुओ की जो कमांड है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके ऑर्डर को फॉलो करोगे और टास्क को कंप्लीट करने में मदद करोगे। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ और ओल्ड सर लुओ को भी इन्फॉर्म कर दो कि जो मैटर है वो सेटल हो चुका है और इस मैटर के बाद हमारे बीच में कुछ भी एक और तारी नहीं रहेगी। ये बात सुनने के बाद वो बटलर उससे बात है जब तक जो आइटम हम डिलीवर करने में लगे हुए वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएंगे तो जल्द उनको बाय आपका जो डेप था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपका कोई भी कर्ज नहीं बचेगा। तभी हमारा एमसी एक बोर्ड के पास पहुंच जाता है। एक छोटी सी दो लोग बोर्ड को एक छोटी यानी दो लोग एक छोटी सी बोर्ड को लेकर उसके पास आ रहे होते हैं और वह दोनों को दोनों वहीं उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो बोर्ड जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी उसमें से एक बंदा निकलता है और कहने लगता है कि मिस्टर ब्लू, हम लोग अपने काम करने के लिए रेडी हैं। और वो बंदा उस बटलर से कहने लगता है, यानी कि मिस्टर जी से, क्या ये वही यंग हीरो है जो कि हमें उस रिवर को रिवर पेट्रोल को पास करने में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनने के बाद वो बटलर उससे कहने लगता है कि इसके यहाँ पर होते हुए वही लगता है कि हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो भी उस जगह पर पेट्रोल करने में लगे हुए हैं वो सारे के सारे इस समय पर बर्निंग सनसेट के डिसिपल्स हैं, मेंबर्स हैं। और जो मेरे पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है वह और कोई नहीं बल्कि हमारे सेक्ट लीडर का डिसिपल है। और जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शांति से एकदम से कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रखो, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आप लोग डिलीवर करने वाले हो? क्या ये वाकई में वही कॉटन ही है ना जो मुझे बताया गया है? जब हमारा एमसी इनसे ये क्वेश्चन पूछता है तो वो सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं और पीछे मुड़कर हमारे एमसी को घूरने लगते हैं। और वो बटलर घबराते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि ऑफकोर्स की बात है ये कॉटन है, आपको क्या लगता है? हमने बस इसमें थोड़ा बहुत जो नमक है ना, सॉल्ट है, वो बस डाल दिया है स्मगल करने के लिए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा बढ़ चुके, क्योंकि सॉल्ट की कीमत बहुत ज्यादा है इस समय पर, जो भी बहुत ज्यादा अर्जेंट है जो हमें वहाँ पर पहुँचाना है। जो ओल्ड सर हुए हैं उन्होंने इस बारे में सोचा और आपका इस्तेमाल करने के बारे में बताया हमें। ये बात सुनने के बाद हमारे करता हूँ इलीगल नहीं होगा, वरना हम दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी वह लोग उस बोट पर बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी जो टोपी वाला बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि यंग हीरो बाय, इस रिवर पर पायरेट्स के अलावा आपका जो बर्निंग सन सेक्ट है, इस वाटर वर्क जो डिवीजन है ना, इससे निपटना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इस जगह पर जो लोग फिरते रहते हैं, पेट्रोल करते रहते हैं, उन लोगों से बचना। अगर हम लोग उनके चक्कर में फंस जाए या फिर उनसे मिल जाए और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जो मेहनत की कमाई है ना वो सारी की सारी छीन ली जाएगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी तो इस शिप को पेट्रोल कर रहे होंगे और जब हम उन ऑफिशियल से मिल जाएंगे तो हमें ही लगता है कि हमें हमारे बीच में कोई प्राइड बचेगा और हम उनसे बच पाएंगे। और ये कहते कहते पीछे की तरफ मुड़ता है, सभी लोगों को देखता है, उनके चेहरे एक्सप्रेशन देखता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो भी लोग रेगुलरली इस तरीके से इन सब कामों में एंगेज होते हैं और इलीगल डील्स करते हैं, वह लोग ऐसे दिखते हैं। और इनकी बॉडीज को जब मैं फुली तरीके से देखता हूँ तो पूरी की पूरी बॉडी स्कार से भरी हुई है, निशान पड़े हुए हैं। इनको देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं है। तो ये बंदा उससे कहने लगता है कि जो गवर्नमेंट की शिप्स हैं वो सारी की सारी पेट्रोल करती हैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम में और इस समय पर हम लोग आफ्टरनून टाइम में है, तो हमें ही लगता है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे पेट्रोल करने के लिए। तभी वे छोटी सी जो नाव होती है वो बड़ी वाली शिप के पास पहुंच जाती है और बड़ी वाली शिप में से कुछ बंदे वहां पर सीढ़ियां गिरा देते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ सकें और कहने लगते हैं कि जो चांग नंबर 2 है, तुम वापस आ गए हो, तो जो डील करने गए थे वो कैसी रही? तभी बंदा कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार हमारे साथ एक ग्रेट हीरो है जो कि हमें इंस्पेक्शन को पास करने में हमारी मदद करेगा, वो भी स्मूथली। और जब वो सीढ़ियों से चढ़ने में लगा हुआ होता है तो इस मौके को फायदा उठाते हुए हमारा एमसी
वहां से जंप मार देता है। जब वे जंप मारकर ऊपर चढ़ता है तो सभी के सभी लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और हमारा एमसी देखता है तो वहां पर कई सारे लोग सामान को ढो ढो कर अंदर ले जा रहे होते हैं। और उन सभी के सभी सामान को जब हमारा एमसी देखता है तो कहने लगता है कि इस कॉटन के अंदर जो असली सामान है वह एक्चुअल गुड है, आई मीन एक्चुअल आइटम है। लेकिन इस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग गारंटी से नमक को स्मगल नहीं कर रहे। और जब वो सारे के सारे सामान को देखता है, उन बैग्स को देखता है तो कहने लगता है कि इसको देखकर तो साफ साफ कह सकता हूँ कि ये लोग सॉल्ट को स्मगल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका जो लाइट वेट वुड प्लैंक्स है वो इतने ज्यादा सॉल्ट के वजन को झेल नहीं सकता। तभी वहां पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं और बताने लगता है कि लीडर यह बंदा बर्निंग सनसेट का लीडर का डिसिपल है जो कि यंग हीरो भाई है। ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल है। अब जब कि ये बंदा हमारे साथ है तो हमें लगता है कि हमें इस काम को निपटाने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद कोई दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना है, ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो बाय GUA। तुम्हें देखकर तो वाकई में आज मैं साबित हो चुका है कि तुम वाकई में ग्रेट हीरो के एलिगेंस को पजेस करते हो। तभी वह बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मेरा सरनेम जुओ है और मैं फैमिली का तीसरा बेटा हूँ, आई मीन बेटा हूँ, और तुम मुझे जुओ नंबर 3 बुला सकते हो। इसे देखते हुए हाथ मिलाने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है और कहने लगता है कि ये पायरेट हेड है जो कि वाटर कल्टीवेटर है और ये बंदा वही है जो कि जब वो उस अपने मिशन पर गए थे उसके दौरान हमारे एमसी को ये लोग मिले थे। और इसको देखकर हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है कि हम यह अभी इस वक्त पायरेट्स की शिप पर मौजूद है। और इसको देखते हुए कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि अगर मैंने तुमसे पहले नहीं मिला हुआ था तो शायद मैं तुम्हारी इन झूठी झूठी बातों पर विश्वास कर लेता। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सब कुछ इस चीज की जो प्लानिंग है वो पहले ही जब वाटर कल्टीवेटर और वो जांग यूचिन की जो सीक्रेट जॉइंट मीटिंग हुई थी ना उसी वक्त इन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था क्या? तो ये वो जो पायरेट्स का हेड होता है वो उससे कहने लगता है कि यंग हीरो बाय, मुझे लगता है क्या आप इस तरीके से टेंशन में दिख रहे हो, क्या यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग अब चल सकते हैं यहाँ से। तभी वह लोग अपनी शिप्स को लेकर वहां से जाने लगते हैं और जब वे वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां पर उसका जो पायरेट्स का लीडर होता है वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम्हारा बर्निंग सनसेट वाटर वर्क डिवीजन है ना वो पेट्रोल करने के लिए यहाँ पर आ चुका है, उनकी बोट्स यहाँ पर आ चुकी हैं और दोनों की बोट आमने सामने रुक जाती हैं। तभी एक बंदा हमारे एमसी को देखकर कहने लगता है ओ ये तो जूनियर ब्रदर पाए हैं। अब जबकि जूनियर ब्रदर की जो विक्ट्री थी ना उस समय पर ली यांगरू को लेकर वो वाकई में बहुत ज्यादा चीयर अप वाली बात थी। आपने तो कमाल कर दिया था उस बंदे को हराने के बाद। ये बात सुनने के बाद, इतनी तारीफ सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रखे हो जूनियर ब्रदर जू। जब हमारे पास टाइम होगा मैं तुम्हें अल्कोहल ट्रीट करूंगा, चिंता मत करो, हम मिलके पियेंगे चढ़ाएंगे बढ़िया। जूनियर ब्रदर भाई तुम तो मुझे एक्चुअली में अभी तक याद कर रखे हुए हो, जब हम अगली बार मिलेंगे तब हम लोग दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। और वो बंदा वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जूनियर ब्रदर भाई की बोट है। ये बात सारी की सारी सिचुएशन देखने के बाद पायरेट का हेड उससे कहने लगता है कि यंग हीरो भाई आपके कनेक्शन तो वाकई में बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं, अगर ये वाकई में पास्ट होता तो अभी तक तो इन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया होता। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये लोग बस जूनियर ब्रदर भाई का फेस बचाने में लगे हुए हैं। तभी हमारा एमसी लोगों को इतना ज्यादा नर्वस देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इनकी नर्वसनेस देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई इलीगल काम करने में लगे हुए हैं। ये कोई कॉटन का बिजनेस नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक चीज है। और वो शिप वहां से निकलने में कामयाब रहती है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। और उसकी मंजिल पर पहुंचने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली हम अपनी जगह पर आ चुके हैं। और तभी पायरेट्स का हेड वहां पर बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कल्टीवेटर जांग हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब आप यहाँ पर अपने आप को शो ऑफ कर सकते हो। तभी वहां से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो जो फैटी डिसिपल है वो भी यहाँ पर आता है और कहने लगता है कि सब कुछ जो प्रिपरेशन करने के लिए दी थी वो तैयार है। तभी पायरेट्स का हेड उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, सब कुछ रेडी है। और सारा का सारा सामान वह लोग वहां पर उतारने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उतारने के बाद उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे वेपन्स छुपा कर रखे गए हैं। और जब हमारा वेपन्स को देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि ये सारे के सारे वेपन्स होंगे क्योंकि ये एक ऐसा सीरियस क्राइम है, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो इन्हें बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। और जो कोई भी इस जांग यूचंग के अंडर में काम करने में लगा हुआ है वो डेफिनेटली मेरा दुश्मन है, और मेरा ही क्यों सभी लोगों की दुश्मन है। और तो और इस बात को लेकर भी श्योर हो चुका हूँ, उन्हीं लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो लोग वेपन खरीदने की हिम्मत दिखा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उनका जो अपोनेंट है वो और कोई नहीं बल्कि मैं सेक्रेटरी ली जुन, वही बंदा जो अभी आया था वहां पर ऑफिशियल के तौर पर, और उसके लोग हैं। और इतना सब सोचते हुए कह रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हुओ लिंकुंग है वो एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से यहाँ पर सेटअप करने की मेरी और मुझे फंसाने की। तभी फैटी वहां पर आता है और उसको देखकर कहने लगता है कि बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जो वाटर कल्टीवेटर है वो वाकई में बहुत ज्यादा भरोसेमंद लोग होते हैं। जल्दी से आओ और सामान को यहाँ से मूव करो। और वहां से सामान जाने लगता है तो जो वाटर कल्टीवेटर आई मीन पायरेट्स का जो लीडर है वो उससे पूछने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, हमारी बाकी की जो पेमेंट थी उसके बारे में क्या? तभी ये बात सुनने के बाद फैटी उससे कहने लगता है कौन सी पेमेंट पे?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर पेमेंट लेकर आए हैं वाटर कल्टीवेटर। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो ना, बहुत ज्यादा सावधान हो। और जो मैंने तुम्हें एडिशनल 500 गोल्ड टेल्स दी थी प्रॉमिस के तौर पर, बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा प्रीवियसली, तो ये 500 टेल्स मैं तुम्हें देता हूँ। आखिरकार मैं इसमें इतनी ज्यादा कंजूसी क्यों दिखाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो पायरेट लीडर हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि किसी एक बंदे को इतना ज्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए। खैर, आप मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए मेरी सिचुएशन को, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेंजरस पोजीशन में हूँ। अगर मैं केयरफुल नहीं होता तो मैं अभी तक मारा जा चुका होता। मेरी जॉब ही ऐसी है। तभी वो फैटी हमारे एमसी की तरफ देखता है और उससे पूछने लगता है उस पायरेट हेड से, और कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस यंग ब्रदर को क्या कहकर बुलाऊं। यह बात सुनने के बाद वो पायरेट हेड उससे कहने लगता है कि जो जेंटलमैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये क्विंगी बर्निंग सेक्ट का सेक लीडर है। आई मीन सेक लीडर का डिसेबल है स्टूडेंट। और इस बंदे का नाम यंग हीरो बाय जियो है, जिसे कि एक टाइटल मिला हुआ है, जिसे कि ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो के नाम से ही बुलाया जाता है। ये इसका टाइटल है। ये बात सुनने के बाद वो फैटी उससे कहने लगता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो बाय जियो है। ओ, तो कितनी ज्यादा रूड वाली बात है, कितनी ज्यादा रूड वाली बात है। तभी वो फैटी की ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जांग वाकई में बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल है। हम लोग 3 साल पहले मिले थे। तभी वो फैटी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अब जबकि मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो याद आने में लगा हुआ है। रिसेंटली मेरी एक ऐसी चीज है जो कि मैंने क्विंगी में खो दी थी, और जूनियर बाय के स्टेटस को देखते हुए क्या आप मुझे उस चीज को रिकवर करने में मदद कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होते हैं, उससे पूछने लगता है क्या बाकी में एक चीज है, क्या क्या चीज थी आपने उससे, ऐसी क्या चीज खो दी है। और मुझे नहीं पता कि सीनियर ब्रदर ने आखिरकार ऐसा क्या खो दिया है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं बेस्ट दूंगा अपना, और आपकी मदद करूंगा। ये बात सुनने के बाद वो फैटी उससे कहने लगता है कि मैंने एक कॉप्स खोई थी, यानी कि एक डॉट बॉडी, जिसे मैंने ग्रो करने के लिए 10 साल गुजार दिए थे, जहां पर अपने ब्लड और स्वीट का आई मीन अपने खून पसीना लगा दिया था, और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मनी का इस्तेमाल किया था उसको ग्रो करने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है कि एक डेड बॉडी, किसे पता है इस बारे में, शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो डेड बॉडी ऑलरेडी जाकर सड़कर खत्म हो गई होगी। ये बात सुनने के बाद वो फैटी हंसते हुए उससे कहने लगता है कि जो जूनियर ब्रदर बाय है उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है मुझे साफ साफ बताने के लिए। जब इन दोनों के बीच में इस तरीके से बातें चल रही होती हैं, तो वो पायरेट हेड काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि ब्रदर्स, आखिरकार क्या हुआ, क्या यहाँ पर किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वो फैटी ऑर्डर दे देता है और कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं है, और अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि जाओ उन सभी को मार दो। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वहां पर कई सारे मेंबर्स आ जाते हैं, और वो बाकी के जो डाकू होते हैं ना, पायरेट्स होते हैं, उन सभी को एक एक करके मारना चालू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि में वो फैटी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर हमारे जो पायलट लीडर होता है उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो पायलट लीडर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वेट वेट वेट, आखिरकार तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है किस तरीके से उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टली उसके माथे में घुस जाती है, और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और जो गोल्ड बास पकड़े हुए होता है वो भी नीचे गिर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद एक बंदा वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग माउंटेन बंडिट्स हैं और तुम लोग पायरेट्स हो, और हम दोनों के दोनों सरवाइव करने के लिए रॉबरी पर डिपेंड करते हैं। क्या यहाँ पर कभी हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया है जहां पर दोनों के दोनों बिजनेस ही आई मीन लीगली बिजनेस करते हो दोनों के दोनों। तो मैं तो इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। और सारी की सारी सिचुएशन को देखने के बाद एमसी को गुस्सा आने लगता है। जहां पर जैसे ही एमसी पर कुछ लोग अटैक करते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है यहाँ से बचकर निकलने का। हमारा एमसी उस बंदे को, या जो भी उस पर अटैक करता है, उसको बीच में से फाड़ देता है, काट देता है और मार देता है। उसको देखते हुए वो फैटी बीच में से पीछे से अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर सच में भागने की कोशिश करने में लगे हुए हो, वो भी बिना चोट खाए हुए, और जबकि तुमने मेरी सारी की सारी कॉप्सेस को अनहिट कर दिया है, खत्म कर दिया है। तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। और स्पेल का कास्ट करने के बाद अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है ताकि वो हमारे एमसी को मार सके। और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो हमारे एमसी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगती है। और जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इनिशियली इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को रिवील करूंगा कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। अब जबकि चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं तो मेरे पास दूसरा चारा नहीं बचा है। लगता है कि इस बंदे से अब निपटना ही पड़ेगा मुझे। और वहां पर बहुत भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है, और सभी के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, और खून ही खून रहे होने लगता है हर तरफ। और हमारे एमसी की तरफ जो स्वॉर्ड आ रही होती है उससे बचने के लिए हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करने लगता है, तो जिससे कि स्वॉर्ड उसके पास जाती है तो वो शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती। और तभी वो अपनी फायर को बुलाता है, और उस ब्लेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उसको थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि मैं इन वेपन्स को यहाँ पर इस तरीके से नहीं छोड़कर जा सकता, मुझे इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे वो अपनी ब्लेजिंग टेक्निक को थ्रो कर देता है, वहां पर तेरे बॉक्सेस में जितने भी वेपन्स रखे होते हैं वो सबके सब जलकर खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, सारे के सारे वेपन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसे देखने के बाद वो फेडी को गुस्सा आने लगता है, घबराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सारे के सारे वेपन को इस तरीके से तबाह करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और तभी वह अपनी जादू की छड़ी बुलाता है फैटी, और कहने लगता है कि तुम जल्दी से आ जाओ सारी की सारी स्पिरिट्स, और इधर उधर उस छड़ी को घुमाने लगता है। और तभी कई सारी कल्टीवेटर्स की, ह्यूमंस की जितनी भी स्पिरिट होती हैं उस छड़ी में से बाहर निकलने लगती हैं।
और इतना नहीं बल्कि मैं वहां से निकलने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, जिसको देखने के बाद हमारे एमसी सरप्राइज हो जाता है। क्या लगता है कि ये तो सारी की सारी स्पिरिट्स हैं, और गुस्से में क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बच्चे, आई मीन फैटी। अब समय आ चुका है कि तुम्हारे एंट्रेंस का। और तभी जो पेंटिंग उसने अपने सेक्ट मास्टर से ली थी वो पेंटिंग निकालने लगता है, और उस पेंटिंग को खोलने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पेंटिंग में डालने लगता है। और उसके स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के बाद उस पेंटिंग में से जो जो ईगल होते हैं, वाक्स होते हैं, वो दो ईगल्स बाहर निकल आते हैं। और वो ईगल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स होते हैं वो एक एक झटके में उन्हें मारने में लगते हैं, जो पायरेट्स डाकू वगैरह होते हैं उन सभी को। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो उसके पकड़ने के लिए, हमारे एमसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला। और उस पेंटिंग के अंदर जो बंदा होता है ना, वो उस बंदे को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर समन करने लगता है, और उसे बाहर बुलाने के बाद सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। और उसके बाद जितनी भी स्पिरिट होती हैं वो एक एक करके मरना चालू हो जाती हैं, क्योंकि पेंटिंग्स में जो बंदा बाहर आया होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे स्पिरिट्स को मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और एक झटके में खत्म कर देता है, और सारी की सारी स्पिरिट्स को एक एक करके मारने लगता है। और जब फैटी इसकी सिचुएशन को देखता है तो वो घबराते हुए क्या लगता है कि इसने वाकई में उसके पास एक समनिंग वेपन है। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी, और वो इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जहां पर उसकी छड़ी में से इतने ज्यादा स्प्रेस निकलने में लगी ही होती है। दूसरी तरफ जो समन किया गया था हमारे एमसी के द्वारा, वो बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए, और उसकी तरफ जितनी भी एनर्जीज आ रही होती है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है उससे डील करने के लिए, निपटने के लिए। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखने के बाद वो फैटी के पसीने छूट जाते हैं, और वो कहने लगता है मन में सोचते हुए, ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ तक कि उसके जो दो वाक्स थे और जो स्वॉर्डमैन था वो भी टॉप मार्शल आर्टिस्ट थे, जिससे निपटने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता अगर उनसे डायरेक्टली फाइट करता तो मैं। और जो मेरी कॉप्सेस हैं उनके लिए इनकी स्किल्स बहुत ज्यादा है। भाई मेरी कॉप्सेस नॉर्मल डेड बॉडीज हैं, वो इनसे नहीं निपट सकती, या फिर zombies नहीं निपट सकते। अगर ये वाकई में बेस्ट ग्रेड के वेपन है तो आखिरकार जो 10 साल है जो जिसे कि मुझे उस कॉप्सेस को, यानी कि उन डेड बॉडीज को अच्छी तरीके से पावरफुल बनाने के लिए मैंने जो 10 साल गुजारे हैं और उस बदबू में जिया हूँ 10 सालों को, वो क्या सब कुछ बर्बाद चला गया? मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद चली गई। और जब ये सोचने में लगा हुआ होता है तभी हमारा एमसी उस समन किए हुए बंदे को ऑर्डर देने लगता है उस फेडी को मारने के लिए, और वो बंदा डायरेक्टली उस फेडी की तरफ बढ़ पड़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन उसे रोकने के लिए कई सारी स्पिरिट्स आती हैं, लेकिन वो बंदा उनसे निपटने में कामयाब रहता है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे एमसी की तरफ जो हॉक समन किए गए थे वो बाकी के लोगों को भी एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी फेडी इस सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है कि तुम्हारा मैजिक वेपन तो वाकई में पावरफुल है, लेकिन मैं ये बात को जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, क्योंकि इससे इस वेपन को इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम हो गई होगी। और तभी वो फैटी अपना हाथ जमीन पर पटकता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, और कई सारी वाइन्स वहां पर निकल पड़ती हैं, और उन वाइन ड्राइव का इस्तेमाल कर उस कल्टीवेटर को पकड़ लिया जाता है जिस समन किया गया था हमारे एमसी के द्वारा। और वह फैटी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि इसी की तरह तुम्हारा जो स्वॉर्ड मैन है अब वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करने के अलावा, और पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी वहां पर हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि एक बवंडर टाइप का बनता है, और उसकी जितनी भी वीन्स होती है वो वहां पर ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाती हैं और टूट जाती हैं, और जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर वाला बुलाया गया था हमारे एमसी के द्वारा वो वहां से गायब होने लगता है, जिसको देखकर वो एफएटी काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब यही मौका है, अब तुम मेरे बिल्कुल भी अपोनेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हें हराने में कामयाब रहूंगा। और तभी गोस्ट ब्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी होता है सबसे पहले तो उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर को वापस से बुला लेता है और अपनी डिवाइन ब्लेज का इस्तेमाल करता है, और वो फैटी हमारे एमसी की तरफ अटैक किए जा रहा होता है बिना रोके वो भी। और जब दोनों के वेपन्स और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, और जिस धमाके को देखने के बाद वो फैटी काफी सरप्राइज हो जाता है और घबराते हुए क्या लगता है कि इसकी जो डिवाइन ब्लेज टेक्निक है वो फाइनल फॉर्म तक इवॉल्व हो चुकी है। इसको जानने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अपनी जादू की छड़ी निकालकर उससे क्या लगता है कि तुम ब्रैट अब मुझसे नहीं बचने वाले, और तभी अपना सबसे खतरनाक मूव का इस्तेमाल करने लगता है वो फैटी, और एक बहुत ज्यादा खतरनाक जनरल गोस्ट को समन कर लेता है। इसको देखने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और चारों तरफ से दिखाया जाता है सिर्फ धुआं ही धुआं चारों तरफ से हमारे एमसी को घेर लेता है, जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे ये एनर्जी के द्वारा पूरी तरफ से घेर लिया है, अब मैं क्या करूं? और वो फैटी इसको जानने के बाद काफी तो खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते, अब मार के दिखाओ, अब बताता हूँ मैं तुझे, रुक। लेकिन हमारा एमसी भी एक नंबर का चालाक है, अपनी दो उंगलियों को अपनी आंखों पर रखता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है, और वह अपनी डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वो किसी को भी देख सकता है, जैसे कि कोई एक्सरे वगैरह हो। और जैसे ही वो हमारे एमसी अपनी आंखें खोलता है तो बाहर अपनी आंखें खोलने के बाद उस फैटी को खुशियां मनाती हुए देखता है, और वह फैटी अपनी स्वॉर्ड को वापस से बुलाता है और हमारे एमसी की तरफ पिन पॉइंट करते हुए कह रहा होता है कि इस बार तू तो गया बेटे। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारने में इतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे, इतना ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ।
जब उस फेडी को पता चलता है कि उस धुएं के बाद भी ये बंदा देख सकता है तो वो काफी तक घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम ये एनर्जी का जो बैरियर है तुम उसके आर पार कैसे दिख रहे हो। और तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने के बाद उससे कहने लगता है कि तुझे तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है जानने के लिए, और वो डायरेक्टली उस फैटी के दो टुकड़े कर देता है। उसके पेट पर अटैक करता है बंदा और वो फैटी वहीं पर मारा जाता है। इसको देखने के बाद आसपास के जो लैंड के जितने भी डाकू वगैरह होते हैं, पायरेट्स वगैरह होते हैं, वो सभी लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने वहां पर एक एक बंदे को चुन चुन के मार दिया है और उन सभी को मारने के बाद उस पेंटिंग को निकालकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी इस बार की जो जीत है, मेरी जो विक्ट्री है, वो इस मैजिकल वेपन के कारण हुई है। और जबकि मेरे पास ये मैजिकल वेपन है तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास कोई और रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हो या फिर मेरा कोई साथी हो। सबसे पहले तो इस बैटल के दौरान मुझे जो जो आइटम्स मिले हुए हैं इनाम के तौर पर सब कुछ कलेक्ट करने लगते हैं सबसे पहले तो। और जितने भी आइटम्स उसे मिलते हैं वो सारे के सारे आइटम्स को सबसे पहले तो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उनकी वैल्यू के बारे में बताने लगता है कि जो ये क्लॉथ स्ट्रीमर है वो 24 बैरियर मैजिक वेपन है, लेकिन इस छड़ी के अंदर की लार्ज मात्रा में, बहुत मात्रा में यूनियन एनर्जी है वो इस बंदे ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर दी थी, तो इसके पास ज्यादा यूनियन एनर्जी नहीं बची है। और बात करें इस स्मॉल स्वॉर्ड के बारे में और गोल्डन सिल्क डैगर के बारे में, वो ठीक है और इसमें कितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स मौजूद है जिसे मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से ठीक करने में, वापस से बुलाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सारे के सारे आइटम्स को पैक करने के बाद कहने लगता है कि जो हुआ लिंकुन है और जो हाउसकीपर जू है वो डेफिनेटली इस बात को जानते थे और इस कार्गो के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होने वाला है, और मुझसे इस बात को इन लोगों ने इंटेंशनली जानबूझकर छुपाया है और मुझे इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। अब जबकि मेरी इस जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए उन लोगों ने कभी भी इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी, ना ही उन लोगों ने सोचा था मुझे यहाँ पर जिंदा बचाने के लिए, इसने मुझे यहाँ पर मरने के लिए ही भेजा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय के दौरान मैं सीक्रेटली मूव करूंगा अब, और सारे के सारे सामान को उठाकर वहां से भाग पड़ता है। तभी रात हो जाती है और रात के समय पर हमें कुंगी सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गेट बंद हो जाते हैं और कोई बंदा उन गेट्स पर नजर बनाए रखा हुआ होता है और जैसे ही गेट बंद होते हैं वो भागते हुए जाने लगता है। और तभी हमें एक हुआक को पीछे करते हुए दिखाया जाता है उस बंदे का, और ये पता चलता है कि ये हुआक और किसी का नहीं बल्कि हमारे एमसी का ही होता है और वो उसका पीछा करते रहता है। जहाँ पर उसका जो बुढ़ा होता है उस बंदे से पूछ रहा होता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जो बाई जी हुए है वो कभी भी सिटी में एंटर नहीं किया, और ये और कोई नहीं बल्कि मैं वो अंकल सुन होते हैं जो कि उससे कहने लगते हैं कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ मास्टर जू, मैं काफी समय से सुबह से यहाँ पर नजर बनाए रखा हुआ हूँ, और तो और मैंने बाई जीव का एक ट्रेस भी नहीं देखा, मैं बाई जीव के साथ काफी ज्यादा फैमिलियर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं उसे मिस कर दूं। तभी वो बुढ़ा काफी चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा जब तुम इसके मैटर के बारे में किसी से कहो तो। और तभी अंकल सुन उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया। और जब बुढ़ा अंकल सुन को वहां से जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि जो जो सुन है वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना बंदा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ बंदा है, बहुत ज्यादा डरपोक है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो कभी भी कुछ गलत करने की हिम्मत दिखाता है, इसमें इतना ज्यादा खौफ है हमारा। ये बात सुनने के बाद उसका बटलर उससे कहने लगता है कि ओल्ड मास्टर, मेरे को अभी अभी ये न्यूज मिली है मेरे आदमियों के द्वारा कि उस रीड्स में जितने भी लोग थे उसे वाइप आउट कर दिया गया है, और अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो वाटर कल्टीवेटर्स है वो वापस नहीं आए हुए हैं हेडक्वार्टर पर, तो जो सिचुएशन है वो खराब जाती हुई दिख रही है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये बुढ़ा ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि जो गोस्ट हेड बंदिश हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा रूथलेस है, वो मेरी मदद मांगने के लिए मेरे पास आए थे लेकिन मैंने सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो बॉर्डर कल्टीवेटर पर सौंप दिया, वरना हमें भी उनकी तरह मौत का सामना करना पड़ता और हम लोग मारे जाते। अब बल्कि में उस बाई जी ने मुझे उस डिजास्टर से वाकई में बचा लिया है, उसकी जो डेथ है वो वाकई में वर्थ है। अगर मैंने तो ये भी सोच कर रखा हुआ था कि अगर ये इस डिजास्टर से सरवाइव कर गया तो मैं उसे अपने अंडर में काम पर रख लूंगा। ये सारी की सारी घटना सुनने के बाद वो बटलर उससे कहने लगता है कि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है अगर ये आउटस्टैंडिंग डिसिपल का जो टाइटल था उससे ये हट जाता और कभी भी आगे नहीं आता तो शायद उसका अंत ऐसा नहीं होता। और तभी वो बुड्ढा उससे कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा इनग्रेट था, कल तुम जहाँ थे जाना लेफ्ट हैंड गार्डियन के पास और उसे इस न्यूज के बारे में बता देना कि बाई जी ऑलरेडी मारा जा चुका है, इसको जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी जो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी बाहर से कोई आता है और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है कौन है बे, कौन यहाँ पर चुपके से हमारी बातें सुन रहा है। और तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे एमसी की, जो कि वहां पर आने के बाद कहने लगता है कि तुम तो कुछ शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुमने कोई कोच को देख लिया हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शौक हो चुके हो मुझे देखकर। तभी वो बुड्ढा वहां पर खड़ा हो जाता है, तभी सेक्रेटरी उससे कहने लगता है कि भाई जी हुए तुम वहां पर मारे नहीं गए। तभी बुड्ढा घबरा जाता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि हम लोग शौक वगैरह नहीं है, बल्कि मैं ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, हमने तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर लौट आओगे, ना ही हमें न्यूज मिली थी, जहाँ तक कि हमने गेट पर अपने लोगों को भेजा था तुम्हारा स्वागत करने के लिए, और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हुए, मैंने तुम्हारे लिए अल्कोहल और कुछ साइड डिशेज तैयार कर रखी हुई हैं। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ओल्ड मास्टर हुआ वाकई में बहुत ज्यादा ऐसे रंग बदलते हैं जैसे कि
कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास खुद बताने की कैसे रंग बदलते हैं। मैं यहाँ पर अनग्रेटफुल बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं ये वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि मेरे जो गुड इंटेंशन थे आप उनका इस्तेमाल इस तरीके से करोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये बात सुनने के बाद वो बुड्ढा गुस्से में चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था बाई जी हुए। तुम्हें इतना ज्यादा राशली एक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा अंजाम को। और तभी वो सेक्रेटरी आगे आता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे? और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी हाउसकीपर हूँ यहाँ पर? और वो फैटी वो हाउसकीपर अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है हमारे एमसी को मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी उसके मजे लेता है और अपनी छड़ी को घुमाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी सेक्स डिसिपल हूँ? और जैसे ही वो अपनी छड़ी को घुमाता है, जादू की छड़ी को, तो वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो फैटी और वो अंकल जो बुड्ढा होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये बुड्ढा उसे नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि ये तो मैजिक वेपन है, मैजिक वेपन है ये तो यार। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक कल्टीवेटर हो। और इसको जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज और शौक से भर जाता है और छड़ी घुमाने के बाद चारों तरफ एक यीन एनर्जी का बैरियर बन जाता है, जिससे कि वो दोनों के दोनों कुछ भी नहीं देख पाते। तभी जो फैटी होता है हाउसकीपर उससे कहने लगता है कि बाई जी हुए वो एक वाकई में एक कल्टीवेटर था। ये बात तो हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था, नहीं पता था। तभी बाई जी उससे कहने लगता है कि जबकि तुम्हें इस यीन एनर्जी से सराउंड कर लिया गया है, वो अपने कहने और सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता खो देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है तुमसे फेयरवेल लेने का। और तभी वो अपना स्क्रोल निकालता है और सारी की सारी सिचुएशन में फंसने के बाद वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हारे बारे में सभी लोगों को पता चल जाएगा? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? किसी ना किसी ने तो मुझे आते हुए यहाँ पर तुम्हें देख ही लिया होगा। तभी हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पेंटिंग में डालते ही उससे कहने लगता है कि नहीं मास्टर, नहीं बुड्ढे जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑफिशियली मैं कभी भी इस सिटी में एंटर हुआ ही नहीं हूँ, बल्कि मैं कल जाकर एंटर होऊंगा। और जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वहां पर वो कल्टीवेटर आ जाता है और इतना ही नहीं, वहां पर आने के बाद उस हाउसकीपर को एक ही झटके में मार भी देता है। और जब वो बुड्ढा अपने हाउसकीपर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है तो वो घबराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, जरा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तभी जो कल्टीवेटर है वो उस बुड्ढे की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कल्टीवेटर और माथे में जाकर अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है उसके, और वो बुड्ढा वहीं पर मारा जाता है। और सभी के मरने के बाद हमारा एमसी सारे के सारी यीन एनर्जी को क्लियर कर देता है वहां से। और वह दोनों के मरने के बाद उनसे बोलने लगता है कि जहां पर इन दोनों को निपटाने के बाद मेरा जो डर था, जो थ्रेट था, वो ऑलरेडी मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अब मुझे कोई भी धमका नहीं सकता। और नेक्स्ट दिन में हमें कुंगी वेस्ट सेमेंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी उस सेमेंट्री पर आकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अभी अभी जहाँ की जो इस सोल समनिंग स्ट्रीमर की जो सोल है, ये एनर्जी है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब जरूरत है कि इसके स्ट्रीमर की एनर्जी को मैं वापस से रिप्लेनिश कर दूं और बढ़ा लूं, ताकि मैं फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकूं। और सेमेंट्री में आने के बाद सबसे पहले तो अपनी स्पिरिट समनिंग अगरबत्तियों का इस्तेमाल करता है वह। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तो कई सारी स्पिरिट्स उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। और जब इतनी ज्यादा स्पिरिट्स उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं तो वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करने लगता है, ताकि वो सारी की सारी उन स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करने लगे। और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो लोनली सोल्स होती हैं वो मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा इन्हें एब्जॉर्ब कर लूं। ये मेरे सोल समनिंग स्ट्रीमर का जो अटैक पावर वो ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये बिल्कुल भी देखने में खुश नहीं लग रहा होता। ये कहते कहते वो अपना पाउच खोलता है और अपने पाउच में से कुछ निकालने लगता है, और उस कॉप्स बीट को निकालने के बाद कहने लगता है कि अगर मैं इसका ट्राई करूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। और उस कॉप्स बीट को आसमान की तरफ थ्रो कर देता है और उसमें से बहुत मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है। और इतना ही नहीं, बल्कि में उस कॉप्स बीट्स में से एक गोश्त निकलता है बहुत डरावना, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखने में लगा हुआ होता है। हमारा एमसी जब उसको देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो कॉप्स बीट है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आइटम है। यहाँ तक कि इसकी जो ये एनर्जी है वो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी हमारा एमसी उसको फोर्सफुली अपने उस स्ट्रीमर में एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है आ जाओ बेटे आ जाओ। और तभी हमारा एमसी अपनी उस पेंटिंग को खोलकर एक वाक को समन करता है और उस पर डायरेक्टली चढ़कर उचक कर बैठ जाता है। इसका इस्तेमाल कर सकता है वो इधर उधर ट्रेवल करने के लिए, और फुल स्पीड में वहां पर उड़ते हुए चला जाता है। और जब वो उड़ते हुए वहां से जा रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं हमेशा से ये ट्राई करना चाहता था, जैसा कि मैंने उम्मीद की था। अब मैं उड़कर भी जा सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। और तभी हमारा एमसी एक दूसरे जगह पहुंच जाता है और उससे उतर जाता है उस वॉक से। और उससे उतरने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट था, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा यहाँ पर आने में। और उस समय के दौरान हमने 10 किलोमीटर एक झटके में पार कर लिए इसका इस्तेमाल कर। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुखद वाली बात है कि मेरे पास जितना जो स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है उनका इस्तेमाल कर मैं सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड तक इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं कभी कभी बहुत ज्यादा टायर सिचुएशन में या फिर मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया यहाँ से निकलने में बहुत ज्यादा कठिन हूँ, और तब कर सकता हूँ।
उसके बाद हमारा एमसी वापस से टाउन में एंटर हो जाता है और टाउन में एंटर होने के बाद सभी की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है ये बात कि जो रीड्स पंडित है उन्हें हरा दिया गया है किसी के द्वारा। और दूसरे बंदा क्या लगता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जो वो फैमिली के रेजिडेंस है, ली फैमिली के रेजिडेंस है, और इतना ही नहीं बल्कि ल्यू फैमिली के मेंशन है, उन सभी को बंडिस के द्वारा लूट लिया गया था और वहां पर जितने भी मैन थे उन सभी को मार दिया और जितनी भी औरतें थी उन्हें पकड़ लिया गया। तभी वो कहने लगता है तीसरा बंदा, ये तो वाकई में क्रेजी थिंग्स होने में लगी हुई है हमारे इस टाउन में। यहाँ तक कि जो ओल्ड मास्टर हुए हैं और उसका जो हाउस कीपर है हमारे टाउन से, उन सभी को भी मरा हुआ पाया गया था इस सब मतलब इस मॉर्निंग के टाइम पर उनके ही मेंशन में। तभी हमारा एमसी सारी की सारी न्यूज सुनने के बाद कह रहा होता है कि न्यूज वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि नाइफ का इस्तेमाल करता हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे उस स्वॉर्ड बाउंड को ट्रेस कर पाएंगे जहाँ पर उस स्वॉर्ड मैन के द्वारा ड्रॉ किया गया था, जो कि मेरे द्वारा बुलाया गया था उस बंदे को। तभी वह अपने घर पर पहुंच जाता है और कुछ चीजें पैक कर लेकर आता है और हमें पता चलता है कि जैसे ही वो घर पर आता है तो उसका छोटा सा डॉगी उसका इंतजार करते हुए पूंछे हिला रहा होता है। तभी हमारा एमसी से देखता है तो उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भूखे होगे, और उसे कुछ बंस देता है और कहने लगता है कि तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो और खा लो। और उन बन को देखने के बाद वो डॉगी काफी ज्यादा उसके मुंह में लार आने लगती है, मतलब पाइंट मांगने लगता है, भूख के मारे बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना इस बंदे को, इस डॉगी को। और जिस तरीके से वो खा रहा होता है तो हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा गंदे तरीके से खा रहे हो। और ये सोचते सोचते वो वापस से अपने कमरे के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, मन में सोचते हैं कि मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर को इस बारे में बताना होगा कि जो हमारा दुश्मन है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, उनके पास हमारे जो वेपन्स है वो पोजेशन में है। भले ही मैंने उनका लार्ज अमाउंट में जो पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अगर मैं उन्हें रिमाइंडर दिला दूं तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये अच्छी ही वाली बात होगी। और जब वो अपने मास्टर की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसकी नजर एक बग्गी पर जाती है। उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस समय पर हमारे मास्टर को कौन विजिट कर रहा है, और इसके अंदर से मुझे यूनिक इंसेंट यानी कि यूनिक अगरबत्ती की स्मेल आने में लगी हुई है इस हॉर्स कैरेज में से। ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कौन हो सकता है इसमें। तभी वहां पर एक बंदा आता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि जंग मास्टर बाय आपको इस तरफ जाना चाहिए। जैसे हमारा एमसी अंदर जाकर देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और पहचान जाता है ये तो वही बंदा है ना। और इस समय पता चलता है कि ये बंदा तो वही है ना जो 5 रास्तों वाला कल्टीवेटर है, जैसे 5 चैनल्स का लीडर है, जिनका डिसिपल्स को हमारे एमसी ने टपका दिया था। जब हमारे एमसी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। कहीं और कहने लगता है मन में सोचते हुए, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने इनके 2 डिसिपल को टपका दिया है, वो भी अपने हाथों से। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस वही वाली बात, 100 कमेंट्स और 1000 लाइक्स, आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द तो कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर दोगे और अपना सपोर्ट और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, और आई एम साइनिंग आउट। ख्याल रखिएगा अपने लोग सब। बाय बाय।